एपिसोड 70 से 80 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा अपनी माँ की गलतियों को भी उन्हें एक एक कर गिनाती हैं, क्योंकि वह चाहती थी कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। क्योंकि अभी शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं था कि उन्होंने उस नन्ही सी बच्ची के साथ क्या किया। इस वजह से अमायरा अपनी माँ को भी उनकी गलतियाँ गिनाने लगती हैं। अब आगे अमायरा जब किरण जी को उनकी गलतियाँ एक एक कर गिना रही थी, वहीं किरण जी यह सब खामोशी से सुन रही थी। उन्हें भी एहसास हो रहा था कि हाँ, सच में वह कितनी गलत हैं और उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया है। क्या सच में एक माँ ऐसी होती है? वह इतने दिनों तक उससे मिलने नहीं गई, लेकिन शायद अमायरा को नहीं पता था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वह तो मिलना चाहती थी, पर उनके पति संजय जी ने उन्हें मिलने से मना कर दिया था। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वह लोग अमायरा को धीरे धीरे कर भूलने लगे और उनकी जगह रीमा ने ले लिया। लेकिन उनकी माँ जब भी रीमा के लिए कुछ लिया जाता, तब तक उन्हें अमायरा की याद आती और वह उसे खरीदकर उसके पास भेजती थी। लेकिन बस वह भेजती ही थी। उन्होंने तो कभी यह जानने की कोशिश नहीं किया कि वह सामान उनकी बेटी तक पहुंच रहा है कि नहीं। यह भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका एहसास आज उन्हें हो रहा था। वहीं वह अपनी आंखों में आंसू और दर्द लिए अपने पति संजय जी की तरफ देखती है, क्योंकि यह सारा किया धरा उनके पति का था। वही बार बार उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए मना कर रहे थे, वरना वह अपनी बेटी की जगह कभी भी रीमा को नहीं देती। वैसे भी उन्हें रीमा पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस घर में अपने लिए जगह बना ली थी, जिस वजह से सभी लोग रीमा को पसंद करने लगे थे। और यही वजह था जो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था इन सब की वजह से उनकी बेटी कितने दर्द में जी रही है। आज उसके हर शब्द सबके कलेजे को चीर लेने वाले थे। आज उसकी तकलीफ़ें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो दर्द से उनका कलेजा फट जाएगा। उनकी सांसें रुक रही थी। सच में उनकी बेटी ने कितना दर्द झेला है, कितनी दिक्कतों का सामना किया है। जहां उसे इस घर की प्रिंसेस बनकर रहना चाहिए था, वहीं उसकी जगह पर कोई गैर लड़की ज़िंदगी जी रही है और वह बिना माँ बाप के अनाथों की ज़िंदगी जी रही है। क्या यह उनकी गलती नहीं है? वह अपनी आंसू भरी आंखों से संजय जी की तरफ देखती है। इस वक्त उनकी आंखों में दर्द और बेबसी थी, क्योंकि यह सारा किया धरा तो उनके पति का ही था। वही उन्हें बार बार जाने से मना कर रहे थे और अब वह उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वहीं वह अपनी आंखों में आंसू भरे वहाँ से तुरंत ही अपने रूम की तरह भागकर चली जाती हैं, क्योंकि अब उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका दिल कर रहा था कि वह ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ कर रोएं, क्योंकि अब उनसे और तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हो रही थी। वह बस बार बार यही सोच रही थी कि जब सुनकर मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, तो पिछले 14-15 सालों से मेरी बच्ची ने कितनी तकलीफ़ उठाई होगी। वह क्यों हमें माफ़ करेगी? क्या सच में कभी वह अपनी माँ को माफ़ कर पाएगी? क्या मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो उसकी माफ़ी पाने के लायक हो? वहीं संजय जी भी अपनी पत्नी को एकटक देख रहे थे, जो उनके सामने से जा चुकी थी। इस वक्त संजय जी खुद को गुनहगार समझ रहे थे और उनके भी आंखों में आंसू भरा हुआ था। फिर वह सबकी ओर मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं कि मैं बस इतना जानता हूँ कि अब कोई मेरी बेटी के खिलाफ़ इस घर में कुछ नहीं बोलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है
उस गलती की माफ़ी नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं यह चाहूँगा कि अब आप लोग कम से कम उसे चैन से जीने दें। वहीं अमायरा, जो अपनी माँ को जाते देख एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है और कहती है कि बस इतना ही दर्द सहने की क्षमता है, आपसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आप यहाँ खड़ी भी न रह सकीं। मैं कैसे इतने दर्द बर्दाश्त कर रही थी। वह यह सब अपने मन में ही बोल रही थी। फिर वह अपना सर झटक कर वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि अब उसे यहाँ का मेलोड्रामा बिल्कुल भी नहीं देखना था। और वह जाकर अपनी कार खोलकर उसमें बैठ जाती है। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वहीं उसका भाई रवि जब यह देखता है कि वह बाहर जा रही है, तो उसे पता था कि आज वह बहुत ज़्यादा दुखी है। आज उसने अपने दर्द को फिर से एहसास किया है, इसलिए वह भागकर उसके पीछे जाता है। तो वह देखता है कि अमायरा अपनी गाड़ी में बैठ रही है। उसे लगता है कि शायद वह उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वह भागते हुए जाकर उसकी गाड़ी खोलकर बैठ जाता है। वहीं अमायरा को पता चल चुका था कि यह कौन है, फिर भी वह अपना सर सीट पर टेके आंखें बंद किए हुए थी। उसने एक बार भी अपनी आंखें खोलकर यह देखने की कोशिश नहीं की कि उसके बगल आकर कौन बैठा है। वहीं संजय जी भी यह सब बोलकर अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं पूरब, जो अमायरा के हर दर्द तकलीफ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसका तो दिल कर रहा था कि वह इस लड़की की जान निकाल ले। और यह लड़की देखो कितनी चालाकी से यहाँ से भाग गई। यही सब सोचकर उसका तो सर फटा जा रहा था। और वहीं सिन्हा फैमिली, जो यह सब बैठकर नज़ारा देख रही थी, जब पूरब ने देखा कि इन लोगों का अब यहाँ से जाने का मन नहीं है, तो उसने अपनी कठोर आवाज़ में बोला कि अब तमाशा ख़त्म हो गया है। आप लोगों को जितना कुछ करना था कर चुके हैं, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि अब आप लोगों के दिल को सुकून मिल गया होगा। इतना कहकर वह भी उठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रेहान और मान्यता वहाँ बैठे सब कुछ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। गलती तो उनसे भी हुई थी। अगर अमायरा की जगह वह होते तो शायद कभी ऐसी ज़िंदगी को ना जी पाते और कब की हार मान लेते। लेकिन सच में अमायरा के अंदर बहुत हिम्मत है, जो उसने इतनी कठिन ज़िंदगी को जिया और आज इस काबिल बनी कि वह खुद के पैसे से इतनी अच्छी पढ़ाई पूरी कर सकी। वहीं अमायरा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब उसे यहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने लिए एक विला लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ वह कभी सुकून से नहीं रह पाएगी। उसे तो यहाँ बस तभी आना होगा जब उसे किसी को परेशान करने का मन होगा, क्योंकि अब वह उन्हें तो सुकून से जीने नहीं देगी। लेकिन उसे अपने सुकून के लिए अपने लिए एक नया घर तो लेना ज़रूरी होगा, जहाँ उसे सुकून मिले। वह अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर चली जाती है। अमायरा ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर एक बहुत ही खूबसूरत विला एक पोर्च इलाके में ले लिया था। बस उसे देखने की कमी थी। तो वह वहाँ से निकल जाती है विला को देखने के लिए। कुछ ही देर में उनकी कार विला की एंट्रेंस में आ गई। आज अमायरा इस विला को खरीदने वाली थी। अब रवि और अमायरा दोनों गाड़ी से उतरकर
विला के अंदर चले जाते हैं। वह विला भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा था कि यहाँ पे 10 लोग आराम से रह सकते थे। यह विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, मैम आप ही मिस अमायरा हैं जिन्होंने कल रात हमसे कांटेक्ट किया था। उस आदमी की बात सुनकर अमायरा ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वह आदमी मुस्कुराते हुए अमायरा को ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो मैम, मैं दीपक हूँ। अमायरा ने उसकी ओर देखते हुए हाँ बोल दिया। तो दीपक ने उन लोगों को बताया कि मैं ही इस विला को यहाँ विजिट करने के लिए आप लोगों को मिलने वाला था। सो चलिए मैं आपको विला दिखा देता हूँ। फिर वह आगे बढ़ अमायरा और रवि को विला दिखाने लगता है। वह विला के बारे में सब कुछ बारीकी से बता रहा था। वैसे दीपक ने अमायरा और रवि को देखते ही यह समझ लिया था कि यह रिच फैमिली के बच्चे हैं। ऊपर से अमायरा देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर उस पर से तो दीपक की नज़रें ही नहीं हट रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने कोई परी आ गई हो और वह उसे दिन भर बस ऐसे ही देखता रहे। रवि और अमायरा के कपड़े भी उनकी तरह ब्रांडेड थे। उनकी कार भी बहुत ब्रांडेड थी, जिसे दीपक ने पहले ही बाहर देख लिया था। इसलिए वह उन दोनों को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता था। वह विला को चारों ओर से उन लोगों को दिखा रहा था। उस विला में बहुत ही खूबसूरत से स्टैचू बने हुए थे, जो परियों के स्टैचू थे। और वहाँ छोटा सा 2 फाउंटेन भी बना था और एक बड़ा गार्डन था जहाँ 2 झूले लगे हुए थे। सच में यह विला काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इसे एक बार देखकर कोई भी इस पर अपना दिल हार जाए। वहीं रवि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम यह विला क्यों खरीद रही हो? क्या यह विला तुम अपने लिए खरीद रही हो? रवि यह सब बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछ रहा था, क्योंकि यह विला उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उसे यही लग रहा था कि यह विला अमायरा अपने लिए खरीद रही होगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर वालों का रवैया कैसा है। वहाँ तो अमायरा एक दिन भी सुख से नहीं रह पाएगी और वह भी चाहता था कि अमायरा उनसे दूर रहे, जिससे वह खुशी भरी अपनी ज़िंदगी को जी सके। उसने बहुत तकलीफ झेला है। वहीं अमायरा ने बस एक शब्द हाँ बोल दिया, जिसे सुनकर रवि का तो मुंह ही बन गया। क्या उसकी बहन इतना कम बोलती है? लेकिन फिर भी चलो, वह उससे बोलती तो है। वहीं रवि तो उस विला को देख देख कर ही हैरान हो रहा था। सच में वह विला काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। अब उसके मन में यह बात चलने लगी कि यह विला देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो इसकी कीमत क्या होगी? क्या इतने पैसे उसकी बहन के पास हैं? फिर तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, उसकी बहन ने अभी कल ही तो इतने सारे पैसे जीते थे, तो ज़रूर उसके पास पैसे होंगे। और वैसे भी उसकी बहन तो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो फिर उसे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। हम फिर से गेम खेलने जाएंगे और ढेर सारे पैसे जीत लेंगे। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें बस थोड़ा सा गेम ही खेलना होगा और फिर हम ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। अब तो हमें इतनी कठिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वाह वाह, मेरी बहन कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। यह सब सोच सोच कर तो वह खुशी से उछले जा रहा था। वहीं अमायरा उसकी सोच से बिल्कुल अनजान थी, वरना सच में वह अपने भाई का क्या करती। उसे
कुछ पता नहीं था। वहीं अमायरा ने प्रदीप को देखकर बिना भाव के बोली, यह विला मुझे चाहिए। जल्द से जल्द ओनरशिप ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट करो। अमायरा की बात सुनकर दीपक खुश हो गया और वह खुशी से बोला, आर यू सो मैम। दीपक की बातों को सुनकर अमायरा ने उसे घूर कर देखा तो दीपक उसकी खतरनाक नज़रों से डर गया और वहाँ से जाते हुए बोला, मैं अभी अपनी कार से सारा सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि मैंने आते वक्त उसे कार में ही छोड़ दिया था। उसे पहले लगा नहीं था कि शायद यह विला आज बिक जाए। उसे तो यही लगा था कि बस उसे देखने वाला आया है और देखकर चला जाएगा। अक्सर यहाँ लोग देखकर ही चले जाते थे, क्योंकि यह काफ़ी महंगा एरिया था और ऊपर से इस विला की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। और वहीं जब उसे यह पता चला कि यह एक छोटी बच्ची है तो वह और भी श्योर हो गया था कि यह भी देखने ही आई होगी। इसलिए उसने कोई भी कागजात अपने साथ अंदर लाना ज़रूरी नहीं समझा और उसे कार में ही छोड़ दिया। वहीं वह कागजात लेने जाते वक्त इतना ज़्यादा खुश था कि उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आज उसने यह विला बेच लिया। अगले कई महीनों से लोग बस उसे देखते और देखकर चले जाते, पर उसे खरीदने के लिए कोई नहीं तैयार होता। अब उसे बहुत ही बड़ी कमीशन मिलने वाली थी, क्योंकि यह विला पूरे 1.5 करोड़ का था, तो उसे कम से कम 7-8 लाख तो कमीशन मिल ही जाएगी। यह उसके लिए बहुत बड़ी पेमेंट होगी। इसलिए उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं रवि अमायरा को देखते हुए बोला, क्या इस विला में तुम अभी ही शिफ्ट हो जाओगी? उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसकी ओर देखने लगी। आखिर में उसके कहने का क्या मतलब है? तो वह अपनी बहन की ऐसी नज़र देखकर थोड़ा सकपका जाता है और फिर अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, अरे मेरे कहने का मतलब है कि यह विला इतना बड़ा है और तुम यहाँ कैसे अकेली रहोगी? तुम्हें डर लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ रह जाता हूँ और मेरे रहते फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। उसकी बातों को सुनकर अब अमायरा समझ जाती है कि उसके भाई का मतलब क्या है, यानी वह भी उसी के साथ रहना चाहता है। वहीं अमायरा बोलती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे डर नहीं लगता है। मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ और वैसे भी मुझे डर किससे लगेगा? बाहरी लोगों से तो ज़्यादा खतरनाक घर के लोग हैं। इसलिए उस घर में रहते हुए हमें डरना चाहिए, ना कि बाहर रहते हुए। उसकी बात भी सच थी। रवि उसकी बातों को सुनकर कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन सही बोल रही थी। उसके घर के लोग इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि बाहरी लोगों से उन्हें डरने की क्या ज़रूरत, जब घर में ही दुश्मन बैठे हों। तभी रवि फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे अरे मेरे कहने का मतलब है कि देखो, अकेले रहकर तुम बोर हो जाओगी और मैं रहूँगा तो मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। और एक से भले दो होते हैं, तुमने तो यह सुना ही होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे भी यहीं रह जाना चाहिए। और फिर कभी कोई तकलीफ़ में तुम रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं ठीक से खा पी भी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसकी जल्दीबाजी देखकर अमायरा तो बस उसे देखते ही रह जाती है। उसका भाई कितना ज़्यादा चतुर है। वहीं हल्के से उसकी मोठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर उसका भाई उसे देखे उससे पहले ही उसने मुस्कुराहट को छुपा लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था वह चाहे जितना मना कर ले, पर यह उसका भाई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और यह तो उसके साथ रहकर ही मानेगा। वैसे ठीक ही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसका भाई रहा तो। वैसे भी यह विला इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ कई लोग रह सकते हैं।
और वैसे भी उसे अच्छे से पता है कि उसका भाई का उस घर में ज़्यादा नहीं बनता है, तो वह यहाँ रह जाएगा तो वह भी आराम से रह पाएगा। इसलिए वह उसे कहती है कि ठीक है। उसके बस इस दो शब्दों को सुनकर रवि तो खुशी से उछल जाता है और दौड़कर जाकर अमायरा को गले से लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर, तुमने तो मुझे आज खुश कर दिया। वहीं उसे इस तरह करता देखकर अमायरा के भी होठों में मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में कितने सालों तक वह अपने परिवार के इसी प्यार के लिए तो तरसी थी और उसे अच्छे से पता था कि इसका भाई उसे सच्चे दिल से प्यार करता है, ना कि यह कोई दिखावा कर रहा है। फिर वह कहता है कि प्रिंसेस आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और फिर तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वह प्यार से उसके माथे पर किस कर लेता है। वहीं अमायरा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसे एक सुकून महसूस होता है, अपनापन महसूस होता है। परिवार क्या होता है इस बात का एहसास आज उसे पहली बार हुआ था, वरना आज तक कभी किसी ने प्यार से भी उसके सर पर हाथ नहीं फेरा। वहीं रवि उससे पूछता है कि सिस्टर, वैसे तुम सारे पैसे का क्या यह विला खरीद लोगी? फिर वह थोड़ा सोचते हुए बोलता है, चलो कोई बात नहीं, हम यह विला खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर फिर से कल की तरह पैसा कमाएंगे। एक रात में ही हम करोड़पति हो जाएंगे और इसी तरह अगर हम कमाते रहे तो पता नहीं कितने पैसे हमारे पास आ जाएंगे और एक ही महीने में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। यह कहकर वह अपने ही सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर उसके चारों ओर बस पैसा ही पैसा गिर रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसों पे क्यों मरती है। और पैसों की बारिश हो रही थी उसके सर के ऊपर। यह सब सोचते हुए वो सपनों में खोया था। वहीं अमायरा उसे बस अपनी खुली आंखों से देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका भाई हर बार पैसे के पीछे ही क्यों भागता है। ले देकर उसकी बात सिर्फ पैसे पे आकर रुक जाती है और उसे क्या मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, जो बार बार वह बस एक ही दिन में सारे पैसे कमाने के सपने देखता है। और देखो तो कैसे वह खुली आंखों से सपने देख रहा है। वह अपना सिर हिलाकर वहाँ से दूसरी ओर चली जाती है और वहीं रवि तो बस सपने में अपने पैसों को ही बटोर रहा था और पैसा उड़ा उड़ा कर मजा कर रहा था। तभी वहाँ दीपक सारे कागजात लेकर आ जाता है और वह आवाज़ लगाता है, अमायरा मैडम देखिए, मैंने पूरे पेपर ले आया है, चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। दीपक की आवाज़ सुनकर रवि होश में आता है। फिर वह दीपक की ओर देखने लगता है तो दीपक उसे ऐसा देखकर बोलता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त वह गेट की ओर मुँह करे हुए खड़ा था। उसे लगा कि शायद वह बाहर जा रहा है, तो वह सकपकाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों बाहर जाऊंगा, मैं तो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर खड़ा था। इतना बोलकर वह अपने चारों ओर देखने लगता है तो वहाँ अमायरा कहीं नहीं थी। फिर वह अपने सामने नज़र उठाकर देखता है तो अमायरा वहीं हाल में सोफे पर बैठी थी। रवि जल्दी से उसके पास चला जाता है। दीपक भी उसके पीछे पीछे हाल में आ जाता है। उसने अमायरा को सारा पेपर्स दे दिया और बोला, मैम आप पूरा पेमेंट करेंगे या अभी थोड़ा ही देंगी, फिर इंस्टॉलमेंट में उसे पूरा करेंगी? वह इतना ही कह पाया था कि अमायरा ने उसे घूर कर देखा और बस
दो शब्द में बोली कि मुझे फुल पेमेंट करना है, इसलिए आप पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए। वहीं अमायरा के मुंह से फुल पेमेंट सुनकर दीपक के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यानी जैसे ही यह फुल पेमेंट होगा उसे उसका हिस्सा भी मिल जाएगा। वह कितनी बड़ी बात है, आज तक ऐसा उसे कोई नहीं मिला था जिसने एक ही साथ पूरी पेमेंट की है। भले ही वह कितना बड़ा हो, लेकिन पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट में ही करता था। लेकिन आज सच में उसका तो किस्मत ही खुल गया था। आज उसे सच में ऐसा लग रहा था कि यह कहावत झूठ नहीं है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अमायरा का शुक्रिया कैसे अदा करे। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, काश ऐसे एम्प्लॉय मुझे 2-4 हर महीने मिलते रहें तो मेरी गरीबी तो झट से दूर हो जाएगी। अब यार, पैसा चीज़ ही ऐसी होती है, थोड़ा सा आता है कि लोगों के मन में लालच बढ़ने लगता है। यही हाल इन महाशय का भी हो रहा था। वहीं अमायरा ने तुरंत ही अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया था, जिसे देखकर तो अब दीपक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह पिछले 2 साल से सर्विस कर रहा था, पर आज तक उसे कोई भी अमायरा जैसा अच्छा क्लाइंट नहीं मिला था जो बस एक ही बार में पूरा पेमेंट कर दे। यहाँ तो लोग सिर्फ डिस्काउंट मांगते रहते थे और इंस्टॉलमेंट के पीछे ही पड़ जाते थे, इसलिए उसे कभी अच्छे से कमीशन भी नहीं मिलता था। पर आज एक ही दिन में उसने एक विला फुल पेमेंट में बेच दिया था। यह उसके लिए एक अच्छा अचीव था। उसने तो एक अचीव सिक्योर कर लिया था। थोड़ी देर बाद अमायरा और रवि वहां से चले जाते हैं। उनके हाथों में इस समय विला के कागजात थे जो अब उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो चुका था। वहीं रवि के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब उसके पास एक और स्टे करने का ठिकाना हो गया था, वरना जब भी कभी वह अपने घर परिवार से दुखी होकर बाहर निकलता था तो उसे अपने दोस्तों के यहाँ ही धक्के खाने पड़ते थे, या फिर कहीं किसी होटल में रूम बुक करके अपना समय बिताना पड़ता था। लेकिन अब उसके पास एक घर होगा। भले ही यह उसकी बहन का है, पर यह उस पर अपना पूरा हक समझता है, क्योंकि यह बहन भी तो उसकी है। वह अमायरा पर अपना पूरा हक जताता है और वह अपनी इस बहन को किसी और को देने वाला नहीं है। अब तो उसने मन बना लिया था कि पूरब भाई के अलावा अगर और कोई उसकी बहन के नज़दीक आया तो वह अपनी बहन को भड़का भड़का कर उन लोगों को दूर कर देगा। वह अपनी बहन को किसी के साथ बांटने वाला नहीं था। आखिर में उसकी बहन एक बहुत बड़ा खजाना था उसके लिए। एक ऐसा खजाना जिसे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। यह बस उसके पैसे कमाने के लिए नहीं था, बल्कि यह सच्चे दिल से अपनी बहन को प्यार करने के लिए था। इसलिए उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और वह तरह तरह के प्लान अपने मन में अब बनाने लगा था। वहीं इन सब बातों से अनजान अमायरा, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, वरना वह उसका दिमाग खोलकर जरूर देखना चाहती कि उसके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आखिर में आते कहाँ से हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सब काम करते हुए शाम हो गई थी और रायविला में सभी लोग अब शाम को हॉल में बैठे हुए थे। वहीं किरण जी और मिलन जी ये दोनों किचन में सबके लिए चाय काफ़ी बना रहे थे, क्योंकि शाम हो गई थी तो सबको चाय या काफ़ी चाहिए था। किरण जी बेमन से काम कर रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वहीं मिलन जी की बेटी मान्यता, वह तो मीरा से
मीरा के साथ अपनी दोस्त यानी रीमा को देखने गई हुई थी। मीरा इनकी पड़ोस की दोस्त थी जो इन्हीं के साथ इनके क्लासमेट पढ़ा करती थी। वह इनकी क्लासमेट थी और इनके बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मीरा और मान्यता रीमा को देखने के लिए उसके घर गए हुए थे, क्योंकि इस समय उन्हें टेंशन हो रही थी कि रीमा की तबीयत सही है कि नहीं, क्योंकि उसने देखा था कि वह बेहोश हो गई थी। उसे अब भी लग रहा था कि शायद वह सही है और उससे यह बचपने में गलती हो गई थी। आखिर में इतने दिनों की दोस्ती थी, वह इतनी जल्दी कैसे उसे भुला देती। वह अभी भी उसे दोषी नहीं मान रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि यह सबकी गलतफहमी है। वहीं हाल में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। आज ज़्यादा कोई किसी से कुछ नहीं बातें कर रहा था। वहीं रेहान अपना सिर झुकाए हुए बैठा था। आज वह बहुत ज़्यादा पछता रहा था। तभी किरण जी किचन से चाय लेकर आई और मिलन जी भी उनके पीछे स्नैक्स लेकर आ रही थी। किरण जी ने चाय की ट्रे टेबल पर रख दिया। वह अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने किसी को सर्व करना ज़रूरी नहीं समझा और वह अपनी चाय लेकर एक साइड जाकर बैठ गई। उन्हें ऐसा करता देखकर सब लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज पहली बार था जब उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उन लोगों को अच्छे से पता था कि यह ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इसलिए वहाँ कोई कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझता है। वहीं संजय जी भी गहरी उदासी में बैठे थे। वह किरण जी को देख रहे थे, जो उन्हें एक नज़र भी नहीं उठाकर देख रही थी। उन्होंने किरण जी से बात करने की बहुत कोशिश की थी, पर किरण जी उन्हें बार बार इग्नोर कर देती थी, क्योंकि उन्हें इस वक्त उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वह उनकी बात सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं समझती थी, जिसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार थे। आखिरकार में सच में उन्होंने ही तो किरण जी को अमायरा से मिलने से रोक दिया था। और जब अमायरा को मोहिनी जी इस तरह से परेशान कर रही थी, तब भी उन्होंने एक बार भी अपनी बच्ची के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। किरण जी ने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर यह उनके पति ही थे जिन्होंने उसे यह कहकर रोक दिया कि उसकी आदत बिगड़ गई है और उसे सुधरने की ज़रूरत है। भला 5 साल की बच्ची की आदत कैसे बिगड़ सकती है? वह उस समय कितनी ज़्यादा छोटी थी। यही सब सोचकर उन्हें अपने पति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी वहाँ पूरब आता है। वह इस समय अपने ऑफिस गया हुआ था, क्योंकि इस घर में उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वह यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। वह वहाँ जैसे ही हाल में बैठे उन लोगों को देखता है तो एक बार फिर से उसकी आंखों में नफरत उभर आता है। वह किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता था। वहीं वह चुपचाप जाकर एक साइड बैठ जाता है और अपने हाथ में कॉफ़ी की एक कप उठा लेता है, पर उसने किसी की ओर देखना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे भी इस समय पूरे कंपनी का मालिक पूरब ही था और उसके गुस्से से सभी डरते थे। वह खुद नहीं जानते थे कि पूरब ने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रखा है, वरना अभी तक तो वह बारूद की तरह फट चुका होता। वहीं दादी जी जैसे ही पूरब को देखती हैं तो वह मीठी चुपड़ी बात करते हुए बोलती हैं
कि अरे बेटा, तुम आ गए ऑफिस से, वैसे तुम बहुत थक गए होगे। तो पूरब उनकी ओर घूर कर देखता है और बोलता है कि आपको भला कब से हमारी परवाह होने लगी? मुझे नहीं लगता है कि आपको हमारी परवाह है। अगर आपको हमारी परवाह होती तो इस तरह आप मेरी बहन को घर से बाहर नहीं निकालती। मैं यहाँ नहीं था तो क्या हुआ? आप लोगों को तो उसे देखना चाहिए था। उसकी ज़िंदगी कितने दर्द में गुजरी है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने ज़्यादा खुदगर्ज होंगे। जो गुस्सा उसने दबा कर रखा था वह अब फूट पड़ा था। उसने सुबह से ही अपने अंदर ज्वालामुखी दबा रखा था। वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसका मन कर रहा था कि इन लोगों को बहुत सुनाए, लेकिन जब अब इन लोगों ने शुरुआत कर दी है तो वह छोड़ने वाला नहीं है। वह गुस्से में अपने दादा दादी और अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोलता है कि जवाब दीजिए मुझे पहले लगा था आप सबके साथ रहकर मेरी बहन खुश हो जाएगी, पर नहीं, आप सबको तो अमायरा की खुशी मंजूर ही नहीं है। काश मैं उस वक्त इंडिया में होता तो मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ ना हुआ होता। और अगर मेरी बहन आप सबको पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देते, मैं उसे अपने साथ ले जाता। कम से कम मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी तो दे सकता था, उसे खुशी से उसकी ज़िंदगी तो जीने दे सकता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के इतने घटिया हरकत की वजह से मेरी बहन खाने के लिए भी तरस रही थी। मुझे अमायरा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं जब भी इंडिया आता था तो उससे मिलने के लिए जाता था, पर मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे मिलने के लिए क्यों मना कर देती थी। जब वह इतनी कठिन ज़िंदगी जी रही थी, वह इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी को जी रही थी, तो भला वह मुझसे क्यों मिलती? उसे तो हमेशा से आप लोगों का इंतज़ार था। और जब भी मैं उसे ज़बरदस्ती मिलता था और कहता था कि वह मेरे साथ चले, तो वह हमेशा यही कहती थी कि यहाँ पर मॉम डैड हैं, मैं उनके साथ नहीं जा सकती हूँ। लेकिन क्या आप लोगों को एक बार भी लगा कि आपकी भी कोई बेटी है? वह हमेशा यही कहती थी कि मुझे यहीं रहना है और मुझे मॉम डैड का प्यार भी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ चली जाऊंगी। तो फिर मेरे मॉम डैड आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे। मेरी बहन आप सबसे प्यार करती थी, पर आप सब उसके प्यार के लायक नहीं थे। मुझे लगा कम से कम आप उसका ख्याल तो रख रहे होंगे, उसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने देंगे। पर आप लोगों ने क्या किया? और डैड आपने क्या किया? आपको तो अमायरा की फिक्र ही नहीं थी। आप तो उस लड़की को अपनी बेटी बनाकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आपने अपनी बेटी की जगह दूसरी लड़की को दे दिया था। मेरी बहन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वह बिल्कुल सही थी। आप तो सच में मेरी बहन के डैड कहलाने लायक नहीं हैं। भले ही आपने मुझे और रेहान को कोई कमी नहीं होने दिया, पर अमायरा के लिए क्या कहेंगे आप? क्या आपने उसके लिए अपना पिता का फर्ज निभाया? इसलिए अगर मेरी बहन आप लोगों को अपना नहीं मानती है और वह आपको डैड नहीं बोलती है तो कोई गलत नहीं करती है, फिर आप लोग क्यों उसे सुनाते रहते हैं? अब तो आप सब खुश होंगे ना। मेरी बहन ने आज खुद को इस फैमिली की बेटी होने से अनाथ होना अच्छा समझा है, और यह सिर्फ आप सब लोगों की वजह से हुआ है। उसने तो आपका एक भी एहसान नहीं लिया है, फिर भी आप लोग उस पर एहसान जता रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को यह सब कहते हुए? फिर वह अपने पिता को देखकर हंसने लगा और हंसते हुए ही वह बोलता है कि आप तो सच में बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। आप उस घटिया लड़की को ही अपनी बेटी बना लीजिए। उसने सच ही कहा था
कि वह घटिया लड़की को आप गोद ले लीजिए, जिससे वह आपकी जायज़ बेटी बन जाए। फिलहाल पूरब ने उसे नाजायज़ तो नहीं कहा था, लेकिन उसने इस तरह के तंज कस दिए थे जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब संजय जी का कलेजा फटने को था। उनका बेटा भी उनसे अब नफरत करने लगा। वहीं पूरब का तो गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था। फिर उसने गुस्से में बोला कि आप लोग सच में बहुत ज़्यादा घटिया हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों की औलाद हूँ। मेरा बस चले तो मैं भी अपने नाम के पीछे से आप लोगों का सरनेम हटा दूँ। मुझे नहीं ज़रूरत है आप लोगों की। इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से चला गया। अब जाकर उसके दिल को थोड़ी ठंडक मिली थी। सुबह से ही वह कितने दर्द में कलथ रहा था, और अब जाकर उसने इन लोगों को सुनाया तो जाकर उसे थोड़ी राहत मिली है। उसे जाते हुए देखकर दादाजी बोलते हैं, पूरब, क्या तुम भी उस लड़की की तरह बिगड़ गए हो जो अपने डैड से ही ऐसी आवाज़ में बात कर रही थी। उनकी बात को सुनकर पूरब मुड़ा और एक मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, सच सिर्फ सच ही कहा है उसने, और मैंने भी जो कहा वह सच कहा है। और आपका उस लड़की से क्या मतलब है? उसका नाम है, वह मेरी इकलौती बहन है, वह मेरी प्रिंसेस है, मेरी नन्ही गुड़िया है। मैं आप सब की तरह इतना पागल या बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उस घटिया लड़की को अपनी बहन मान लूँ। मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपकी तरह उसे अपना सब कुछ मान बैठूं। मेरी बस एक ही बहन है और उसने बहुत कुछ सफ़र किया है, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि उसके आगे की ज़िंदगी दर्द और तकलीफ़ से भरी हो। फिर वह अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला, आपने तो हद कर दी है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप कोई दानवीर कर्ण के औलाद थे जो एक छोटे से गलती के कारण उस पर पूरी ज़िंदगी एहसान करते रहे, उस पर अपनी धन दौलत लुटाते रहे, और यहाँ तक कि उसको तो आपने अपनी बेटी ही बना लिया। इस चक्कर में आपने खुद की जन्मी बेटी को ही भुला दिया। वह सच में कहा जाता है कि यह पागलों को अगर ढूंढना है तो अपने आसपास ही ढूंढ लो, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पूरे पागल ही और बेवकूफ़ ही भरे पड़े हैं जो उस घटिया लड़की को अपना सब कुछ मान लिए हैं। पर मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं उस घटिया लड़की को न तब अपनी बहन माना था, न अब मानता हूँ, और उसे मेरी ज़िंदगी से दूर ही रखिएगा, वरना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। उसकी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी नर्क से भी बुरा गुजरा है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और आप लोगों को क्या लगता है, वह इतना मीठा मीठा जो आप लोगों से बोलती है, वह किस लिए बोलती है? उसके अंदर कोई मिठास नहीं है, उसके अंदर तो कड़वा जहर ही भरा है। लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि आज के बाद वह कड़वा जहर आप लोगों को भी दिखाई दे, क्योंकि मुझे पता है वह सिर्फ पैसों के लिए ही इस फैमिली के साथ इतना मीठा मीठा बोलती है और उनके साथ ऐसे रहती है। जिस दिन मैंने उसका पैसा बंद कर दिया, उस दिन वह अपने असली रूप में आ जाएगी, और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि उसे एक पैसा भी ना मिले। जितना मेरी बहन ने सफ़र किया है, अब उससे ज़्यादा आपकी उस लाडली बेटी को सफ़र करना पड़ेगा। इस घर के साथ साथ मेरी बहन के हिस्से का पैसा भी उसे उड़ाने का बहुत शौक था ना, तो अब उसे भी मैं वापस लूँगा। और जब पैसा ही नहीं मिलेगा तब वह क्या करेगी, मैं भी देखना चाहता हूँ। और अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो भूल जाइए कि मैं फैमिली बिजनेस में आपकी कोई मदद करूँगा। आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं डैड मेरी बहन की इस हालत के, इसलिए आप यह सब बिल्कुल भी करने की कोशिश नहीं करना, वरना आप सोच नहीं सकते कि मैं किस हद तक जाऊँगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर विजय जी बस अपना मुंह बंद किया और अपनी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। उसे अपने बेटे की आंखों में आज बहुत दर्द दिख रहा था।
और उसकी ज़बान बोलते हुए लड़खड़ा रही थी। वह अपनी बहन से कितना प्यार करता था, लेकिन उन लोगों ने उसकी बहन को सच में बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, वरना शायद वह आज इतना कठोर फैसला नहीं लेता। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वह बस खामोशी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। वह अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह उनका बड़ा बेटा था, और भला कौन ऐसा है जो अपने बेटे से प्यार नहीं करेगा। लेकिन इन सब चीज़ में उन्होंने जो गलती की थी उसे नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने एक मासूम नन्ही सी बेटी को खो दिया। उन्होंने एक नन्ही सी जान को अनाथ बना दिया, और भला यह चीज़ उनका बेटा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वहीं पूरब उन सबको एक नज़र फिर से घूर कर देखता है, और फिर वह वहाँ से चला जाता है। हाल में सब लोग चुपचाप बस यह सारा नज़ारा देख रहे थे। किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ भी पूरब से बोल दे। वहीं संजय जी तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वह जानते थे कि अब पूरब ने जो कहा है वह करके दिखाएगा, क्योंकि वह उसे अच्छे से जानते थे। वह उनका ही बेटा था, और उनके ही सारे गुण उसके अंदर भरे थे। बस एक गुण अच्छा था कि वह सही गलत में फैसला कर सकता था, और वह इस गिल्ट में मरे जा रहे थे। उन्हें इस वक्त अमायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह अंदर ही अंदर पछता रहे थे। अब उन्होंने मन बना लिया था कि पूरब जो करना चाहे वह उसे करने देंगे। वह बिल्कुल भी उसके बीच में नहीं आएंगे, वरना पता नहीं इस घर में कौन सा भूचाल आएगा। क्योंकि आज उन्होंने पूरब की आंखों में बगावत देखा था, और अब वह अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इस समय सारा बिजनेस उसके हाथों में था। कुछ महीनों पहले ही उसे कंपनी का सीईओ बना दिया गया था, जिस वजह से वह एक झटके में चाहे तो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। और अगर उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती किया तो वह ऐसा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था। इतना तो उन्हें अच्छे से पता था, और पहले ही उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी, जिस वजह से उनकी इकलौती प्यारी बच्ची को उन्होंने खो दिया था। अब वह पूरब को नहीं खो सकते थे। आज उन्हें अमायरा की बातों ने झकझोर कर रख दिया था। आज से पहले उन्हें ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज अमायरा के एक एक शब्द उनके दिल को चीर रहे थे। वह कैसे रीमा का ख्याल रखते रखते अपनी बेटी को भूल गए। वह कैसे ऐसा कर सकते थे। तभी दादी जी ने तंज कसते हुए बोला, देख लिया अपने बेटे को, यह लड़का भी उस लड़की की तरफ बिगड़ता जा रहा है, और कितना बदतमीज हो गया है। जब तक वह लड़की हॉस्टल में थी तभी तक अच्छा था, अब देखो कैसे घर में आई है तो तमाशा कर रही है, और सबको अपनी साइड कर ली है। अब तो देखो पूरब को भी उसने अपने साइड कर लिया है, और कैसे पूरब अपने से बड़ों से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी सारी तमीज़ भूल गया है। और देखो तो कैसे वह बिजनेस की धमकी दे रहा है। और यह क्या बात हुई कि आज से वह उस प्यारी बच्ची को पॉकेट मनी नहीं देने वाला है, उसका पैसा बंद करने वाला है, और यहाँ तक कि वह अमायरा के भी पैसे उससे वापस लेगा। अगर उसने ऐसा किया तो वह बच्ची कैसे सरवाइव करेगी। वह कितनी मासूम है, और वह पैसों के लिए कैसे यहाँ वहाँ भटकेगी। उसने कभी यह दुनिया नहीं देखी है, यह दुनिया कितनी बुरी है। संजय, तुम्हें तो पता है ना वह बच्ची कितनी ज़्यादा मासूम है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। भले ही गलतफहमी की वजह से उससे कुछ गलती हो गई हो, पर यह कोई बड़ी गलती तो नहीं थी, और ना ही उसने यह गलती कोई जानबूझकर किया था। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उसे ऐसे अकेला छोड़ देंगे और उसे खर्चे के लिए भी पैसे ना दें। वहीं उनकी बातों को सुनकर दादाजी भी बोलते हैं कि हाँ संजय, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है।
फिर वह किरण जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बहू तुम अपने बेटे को समझाओ कि यह काम वह ना करे, वह नन्ही सी बच्ची कैसे सरवाइव कर पाएगी। तुमने तो रीमा को बचपन से देखा है, वह कितनी ज़्यादा मासूम और भोली है। अगर सबने उसका साथ छोड़ दिया तो वह कैसे अकेले जी पाएगी। मानता हूँ तुम उससे गुस्सा हो क्योंकि उसने अमायरा के बारे में झूठ बोला था, पर यह भी तो एक गलतफहमी ही थी ना उसकी। उनकी बातों को सुनकर अब किरण जी को गुस्सा आ गया था। वह कुछ बोलती कि उससे पहले ही संजय जी बोल उठे, माँ पूरब ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वह सब ठीक कह रहा था। वह इस वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रहा था जिसने आज तक इतना दुख सिर्फ उस लड़की की वजह से उठाया था। जैसा सब सोचते हैं अमायरा की वजह से कुछ नहीं हुआ था, यह हम सब ने उस दिन देख लिया। लेकिन हम सब ने क्या किया था, बिना सजा ने उसे सजा दे दिया, जबकि उस सजा की असली हकदार तो वह कभी थी ही नहीं। और अगर रीमा मासूम है तो अमायरा तो उस वक्त सिर्फ 5 साल की मासूम सी बच्ची थी। उसे भी तो उस वक्त प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब हम सब ने मिलकर उसे हॉस्टल में भेज दिया था। तो आज रीमा इतनी बड़ी है, वह अपने दम पर काम कर सकती है और अब वह इस लायक हो गई है कि वह कहीं भी जॉब भी पा सकती है। तो आप उसे छोटी और मासूम कैसे कह सकती हैं। मेरी गलती की वजह से मेरी एकलौती बेटी मुझसे दूर हो गई। वह मुझे अपना पिता नहीं मानती है, जबकि सभी बेटियों के लिए उसके डैड सुपर हीरो होते हैं। पर मेरी गलती इतनी ज़्यादा है कि मेरी बेटी के लिए मैं एक जीरो से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया हूँ। जिस बेटी की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए प्यार देखा था, आज उस बेटी की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत दिखाई देती है। और इस सबके लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने हमेशा उसे गलत समझा और उसने हमेशा रो रो कर मुझे सच ही बताया था। वह बार बार मेरे आगे रोती थी, लेकिन मैं हमेशा रीमा की बातों में आकर उसे झूठ ही समझ लेता था। और देखो ना, मैंने गलती में अनजाने क्या पाप कर दिया। आज वह सच में बहुत ज़्यादा दुखी थे। वह अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके आंसू अब नहीं रुक रहे थे। जब अमायरा छोटी उम्र से अपने खर्चे के लिए पैसा कमा सकती है, तो रीमा तो अब 22-23 साल की हो चुकी है, तो उसे भी इनकम करना चाहिए, ना कि अब बैठकर दूसरे के पैसों पर ऐश करना चाहिए। और वैसे भी उसे भी तो पैसों की कीमत समझना चाहिए। अब उसे पॉकेट मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। और डैड, आपको अब किरण जी से कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत है। जो पूरब चाहेगा वही होगा और मैं उसे नहीं रोकूंगा। और यह रीमा के लिए भी अच्छा होगा। कब तक वह हमारे आंचल में इस तरह बैठी रहेगी। उसे भी तो दुनिया का सामना करना चाहिए, वह दुनिया को फेस करे। उसे भी तो दुनियादारी आनी चाहिए। हमेशा तो वह किसी की प्रोटेक्शन के अंदर नहीं रह सकती है ना। इतना कहकर उन्होंने अपने मॉम डैड को देखा, जो वह हैरानी से उसे ताके जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कैसे बदल गया। वह तो चाहते थे कि वह अभी भी रीमा की केयर करे और रीमा के ऊपर अपने पैसे खर्च करे। और यह सब ऐसा क्यों था, वह आगे आपको हम स्टोरी में बताएंगे, क्योंकि मोहिनी जी के साथ दादी जी का एक अलग ही रिश्ता था, जो आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। संजय जी इतना सब कुछ कहकर अपने रूम की तरफ आगे बढ़ गए। वहीं दादी और दादाजी तो हैरानी से अपने बेटे की बात सुनकर आंखें फाड़े बस उन्हें जाता हुआ ही देखते रह गए। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि संजय जी ने उनकी बात को काटा था, वरना जिस वक्त उन्होंने उस अमायरा को 5 साल की उम्र में हॉस्टल भेजने को बोला था, तब भी उन्होंने उनकी बात को नहीं काटा था और उन्हीं के कहने
पर उन्होंने अपनी बेटी को हॉस्टल भेजा था। यार यानी हद है। ये बुढ़िया बुढ़ा ही पूरे कांड के जड़ हैं। यानी इन्हीं ने संजय जी का दिमाग डाइवर्ट किया था, जिस वजह से उन्होंने अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को घर से निकाल दिया था। और इन्हीं लोगों के कहने की वजह से वह धीरे धीरे रीमा के करीब होते गए और अपनी बच्ची को एकदम से भुला दिए। सच में यार, अगर यह मेरे दादा दादी होते तो मैं इन्हें एक अच्छा सबक सिखाती। वैसे आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपके दादा दादी भी इसी तरह हैं, जो अपनी ही बच्ची से नफरत कर दूसरों की नाजायज़ बच्ची को अपने घर की बच्ची बनाना चाहते हों? देखो तो कैसे शख्स हैं। यानी इतने बूढ़े होने के बावजूद भी यह लोग महाबेवकूफ़ ही रह गए। चलिए यहाँ पर हम मिलन जी का रिएक्शन देखते हैं। वह तो आज खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वैसे ही वह अमायरा को बहुत पसंद करती थी, और जब आज संजय जी ने पहली बार रीमा के लिए इतना कड़ा फैसला लिया था तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे भी वह उस दोमुही लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उसे अपने सास ससुर भी बिल्कुल ही नहीं पसंद थे, क्योंकि वह एक अच्छे बैकग्राउंड की लड़की नहीं थी। और जब उनके पति ने उन्हें शादी कर इस घर में लाया था तो वह लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात यह थी कि मनोज जी और मिलन जी का लव मैरिज हुआ था। मिलन जी की फैमिली का बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था, जिसलिए दादा दादी उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि इसके आने की वजह से उनकी बेइज्जती हो रही है समाज में, जिसलिए मिलन जी और मनोज जी अपने फैमिली से दूर रहते थे। यह तो मान्यता के पैदा होने के बाद वह इस घर में आए थे, वरना यह बूढ़ा और बुढ़िया तो उन्हें घर में पैर रखने की भी इजाज़त नहीं देने वाले थे। क्या हुआ भी कैसे था? वह लोग कहीं घूमने के लिए गए थे और वहीं दादी का इनके साथ आमना सामना हुआ था। तब मान्यता सिर्फ 3 साल की थी। वह पहली बार था जब उन्होंने उसे देखा था, और वह नन्ही सी बच्ची उन्हें बहुत प्यारी लगी, जिस वजह से उन्होंने उसे घर आने के लिए माफ़ कर दिया था और बोल दिया था कि वह घर आ सकती है। वहीं धीरे धीरे वक्त बीतता गया और तभी अमायरा का जन्म हुआ। पहली बार जब मिलन जी ने अमायरा को अपनी गोद में उठाया तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ। वो प्यारी नन्ही सी बच्ची उनके हाथों को पकड़कर अपने मुंह में भर ली थी और वह उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी कोई उसकी गोद से उसे अलग करता तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे किरण जी उसकी माँ ना होकर मिलन जी ही उसकी माँ थी। इस वजह से मिलन जी की ममता भी उस पर आ गया और वह उसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करने लगी। उन्होंने कभी भी उसे अपनी जेठानी की बच्ची नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ही बच्ची की तरह प्यार किया। सब जब उसे गलत कह रहे थे तब भी मिलन जी बस उसे सच ही मान रही थी और वह बिल्कुल ही खिलाफ थी उसके हॉस्टल जाने के। जिस समय उसे बाहर भेजा गया था उन्होंने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। उनकी 1 हफ्ते तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा तो बस एक सगी माँ ही कर सकती है, लेकिन यह सब मिलन जी के साथ हुआ था। तीन बार था जब अमायरा रोते हुए उनकी गोद में सर रखकर बिलक कर रो रही थी और बोल रही थी, क्या चाची आप ही मुझे गलत मानती हैं? मैंने सच में ऐसा नहीं कहा। उस वक्त उनका कलेजा लग रहा था फट जाएगा। दर्द की वजह से उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। इतनी छोटी सी बच्ची बार बार अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों में जैसे पट्टी बंधी हुई थी। कोई उसके सच को देखना ही नहीं चाह रहा था और उस घटिया लड़की
की बातों में सब लोग आ चुके थे। वह भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वह बार बार सबके आगे हाथ जोड़ती रही, सबसे रिक्वेस्ट करती रही कि वह उसे बाहर न भेजे, वह उसे अपने साथ लेकर चली जाएंगी, वह उसे कभी भी इस घर में वापस नहीं लाएंगी और खुद भी इस घर को छोड़ देंगी। फिर भी उसकी बातों को किसी ने नहीं माना और यही कहा कि इसकी आदत बिगड़ गई है, इसकी वजह से तुम क्यों अपनी फैमिली को छोड़ने वाली हो, इतने दिनों बाद तो तुम यहाँ आई हो, इसलिए इसे जाने दो, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी, तब हम इसे ले आएंगे। लेकिन वह कुछ दिन आज तक नहीं आया और उसे अब तक घर नहीं लाया गया था। और जब वह आई तो वह इतनी ज़्यादा बदल चुकी थी, उसके अंदर दर्द इमोशन सब खत्म हो चुका है, वह एक पत्थर बन चुकी है। सब सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगता है। आज तो उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि अगर संजय जी और किरण जी कुछ नहीं बोलेंगी तो आज वह जरूर अपने सास ससुर को सुनाने वाली थी, क्योंकि अब यह सब कुछ उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वहीं रेहान जो सब कुछ बैठकर शांति से देख रहा था, वह भी अब वहां से उठकर बाहर चला जाता है क्योंकि अब उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं पूरब अपने रूम में पहुंचकर बहुत ज़्यादा गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस घटिया लड़की को कैसे सबक सिखाए। फिर उसने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके बोला, आज से रीमा और मोहिनी जी का अकाउंट में एक भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना और अब तक तुमने जितने भी पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उस सब पैसों की रिपोर्ट बनाकर मुझे दो। उनके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, मुझे एक एक की रिपोर्ट चाहिए। और हाँ, जो कार्ड उन दोनों को डैड ने दिया था उसे भी ब्लॉक कर दो। उसके असिस्टेंट ने जब यह सब कुछ सुना तो एक बार आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसे क्या करना था, उसके बॉस ने उसे जैसा ऑर्डर दिया है वह वैसा ही करने वाला था। वैसे उनके घर की स्टोरी के बारे में उसे भी अच्छे से पता था और वह अमायरा के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होता था, पर वह एक असिस्टेंट था, वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने कई बार अमायरा की हेल्प करने की कोशिश की, पर अमायरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी, उसने कभी उसकी हेल्प नहीं ली, इसलिए उसे और भी अमायरा के लिए दुख होता था। लेकिन आज जब रीमा का कार्ड ब्लॉक करने की बात आई तो उसके भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह जब भी घर किसी काम से जाता था रीमा और मोहिनी उसके साथ बहुत ही घटिया व्यवहार करती थी और हमेशा उसे नीच दृष्टि से देखती थी, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। वह भले ही गरीब था लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी था। यही कारण था कि पूरब भी उसे बहुत ही सम्मान के साथ अपने साथ रखता था, वह कभी उससे बुरा व्यवहार नहीं करता था। अब जब उसे यह ऑर्डर मिला है तो वह इसे जल्दी से जल्दी करेगा। वह नहीं चाहता था कि एक पल भी और उन लोगों को उसके बॉस का पैसा मिले, इसलिए उसने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया था। फिर पूरब ने अपने कुछ लोगों को अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके राइवल जो कि उसके परिवार के बने हुए हैं, अब उसकी प्रिंसेस जब यहाँ आई है तो उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए। वैसे भी उसे अपने राइवल में सबसे पहला नाम तो रीमा और मोहिनी जी का ही याद रहता था, क्योंकि यह दोनों दुश्मन से भी बड़े खतरनाक इंसान थे, इनके जैसा तो कोई भी नहीं होगा। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि जब उनका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वह ज़रूर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने गार्ड को दूर से ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया था और उसके पल पल की खबर उसे सूचित करने को कहा था। जब उसने यह सब काम कर लिया तब वह अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया और वह बार बार अपने मन में बस यही बोल रहा था कि मुझे अपनी प्यारी नन्ही सी बच्ची को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वह कितनी मासूम थी, इन लोगों ने उसके साथ कितना गलत किया। वह मेरी प्रिंसेस आज ऐसी इन्हीं घटिया लोगों की वजह से बन गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और फिर वह रीमा और मोहिनी का चेहरा याद करते हुए
यह सब इन्हीं घटिया लोगों की वजह से शुरू हुआ है। उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। रीमा, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी बहन की ज़िंदगी जीने का और उसे परेशान करने का। अब अगर मैंने तुम दोनों माँ बेटी को दर दर भटकने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी पूरब राय नहीं है। वहीं दूसरी ओर सिन्हा मेंशन में आज सब अमायरा के दिए हुए झटके से उभर नहीं पाए थे। देव को छोड़कर सब वहां डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। इस समय डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर देव के दादाजी, जिनकी उम्र 70 साल की थी, जिनका नाम राज सिन्हा था, और दादी जो कि हेड चेयर के बगल बैठी हुई थी, जिनकी उम्र 68 साल की थी। उनका नाम सिया सिन्हा था। उन लोगों को सुधा जी आज जो कुछ भी राय मेंशन में हुआ था वह सारी बात एक एक कर बता दिया था। वहीं दादी जी, जो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग लगती थी, उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। वह सुधा जी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और वह हंसते हुए बोलती है कि सही किया, बिल्कुल सही किया उस बच्ची ने। कब तक वह इन लोगों का झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त करती रहेगी। उसने कितना कुछ सहा है और हमारे घर के बच्चे भी इतने घटिया हो गए हैं जो कि इन सब में शामिल थे। मुझे तो इन लोगों को देखकर यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने इन लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं। इतना कहकर वह अपने घर के बच्चों को घूर कर देखने लगती हैं। वहीं उनकी ऐसी नज़रों को देखकर सब सकपका जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा कड़क थी। उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस घर पर उनका बहुत ज़्यादा रौब था। वहीं सिया जी को अमायरा बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह पहले से ही अमायरा को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी और जब अमायरा पर यह सब इल्ज़ाम लगा था और उसे हॉस्टल भेज दिया गया था, इस बात को जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वह यह जानकर कि उस नन्ही सी बच्ची को इन लोगों ने कैसे हॉस्टल भेज दिया, यह भी जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। पहले वह हमेशा दादी के पास बैठकर घंटों उनसे बातें किया करती थी। उसकी क्यूट क्यूट बातें सुनकर दादी माँ को बहुत अच्छा लगता था और उन्हें यह भी पता था कि उनका पोता भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर बाकी घर वालों को अमायरा पसंद नहीं थी। इसलिए वह देव को ज़बरदस्ती अमायरा से दूर करने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्हें लगता था कि देव ने कहीं अमायरा को पसंद कर लिया तो फिर उसे मना पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दादी जी तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। उन्हें देव के लिए अमायरा से अच्छी लड़की तो कोई मिल ही नहीं सकती थी, इसलिए वह अमायरा को और भी ज़्यादा पसंद करती थी। उन्हें अमायरा और देव की शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर ऐसा भी वक्त आएगा उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। उन्हें नहीं लगा था कि वह लोग इतने कठोर और निर्दयी हो जाएंगे कि एक 5 साल की बच्ची को खुद से अलग कर देंगे। उन्होंने कई बार कोशिश किया था उससे मिलने की, पर अमायरा इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वह किसी से मिलने की कंडीशन में नहीं थी। वह किसी से नहीं मिलना चाहती थी। फिर दादी जी ने भी कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वह उनसे मिलती रही तो वह बच्ची खुद को नहीं संभाल पाएगी और उसे अपने घर की याद आती रहेगी, जिस वजह से उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनों के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा उन्हें अच्छे से था। और आज जब इन लोगों ने यह सारी बातें बताई तो दादी अच्छे से समझ गई थी कि आखिर में वह कब तक इन लोगों को बर्दाश्त करती। अब उसके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है और उसने जो कुछ किया आज उस चीज़ से दादी बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए
उनके दिल से आज खुशी जाहिर हो रही थी और उनकी होठों पर बराबर मुस्कुराहट बनी हुई थी। वहीं वह बोलती हैं कि उस बच्ची को सभी ने मिलकर बहुत परेशान किया है। वह तो कितनी प्यारी बच्ची थी, बचपन से ही वह सबसे अच्छी से बोलती थी, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पर अगर आज वह इतनी कठोर बन गई है तो इसका जिम्मेदार भी उसे ही दादा दादी और उसके डैड और उसके भाई कैसे ठहरा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, माँ बाप को कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पर संजय ने तो उस बच्ची को खुद से इतना दूर कर दिया कि आज वह बच्ची खुद को अनाथ मान बैठी है। तभी दादाजी भी बोले, तुम सही बोल रही हो, उस बच्ची की सहनशीलता खत्म हो गई है। मैं हमारी बच्ची के लिए खुश हूँ कि उसने इतना कठोर डिसीजन लिया है। ऐसे भी जब फैमिली ने कोई उसे अपना मानता ही नहीं है तो वह बेचारी बच्ची भी क्यों उन्हें अपना माने और हर दिन सबके ताने सुने। वैसे भी वह लोग कम थोड़ा किन हैं, हर दिन उसे सुनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मैंने पहले ही संजय को वार्न किया था कि अपनी बच्ची को खुद से इतना दूर मत कर दो कि वह तुम सबसे नफरत करने लग जाए, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना। उल्टा तो उन्हें यह सब मजाक ही लग रहा था। अब देख लें अपनी आंखों से, वही हुआ जो मैंने कहा था। आज वह बच्ची इतनी टूट गई है कि उसने उन लोगों को अपना मानना ही छोड़ दिया है। आखिर में वह जब टूटी होगी उसने खुद को अकेले ही तो संभाला होगा और इस तरह वह इतनी स्ट्रांग बन गई है कि अब उसे किसी फैमिली के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह जानती है कि वह अब खुद को संभाल सकती है। उनकी बात को सुनकर दादी माँ ने हाँ में सर हिलाया और बोला कि ठीक बोल रहे हो। फिर तभी दादी माँ बोलती हैं, वैसे हमारी फैमिली ने भी उसे दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरे पोता और पोती यह लोग ऐसे इंसान बन जाएंगे जो दूसरों को परेशान करके खुश होते होंगे। सिया जी ने यह बात अपने पोता पोती यानी अर्नव, रोमी और आसी की तरफ देखते हुए बोला था। वहीं उनकी बातों को सुनकर उन लोगों के सर शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उन्होंने क्या गलती की है। शायद उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था अमायरा को। दादी माँ फिर बोली, वैसे हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा किया इन दोनों को पीट कर। मैं तो कहती हूँ अमायरा को घर पर बुला लेती हूँ ताकि वह अपना सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पर निकाल दे। उसकी बात को सुनकर वह तीनों लोग अपना मुंह फाड़े हैरानी से दादी माँ को देखने लगे। क्या उनकी दादी माँ ने अमायरा को गुस्सा निकालने के लिए उन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करवाने वाली थी? नहीं, बाकी सब भी सिया जी को हैरानी से देखने लगे। वहीं आसी चिढ़ते हुए बोली, दादी माँ आप उस अमायरा के लिए हमारे साथ ऐसा करना चाहती हूँ। मानती हूँ गलतफहमी की वजह से हमने उसे परेशान किया था। उस वक्त मुझे लगा था कि रीमा से वह जलती है और उससे नफरत करती है और उसे बार बार चोट पहुंचाते रहती है, इसलिए मैंने उसे परेशान किया था। मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो फिर भी आप मुझे और भाई को क्यों बलि का बकरा बनाना चाहती हैं? वैसे भी वह देव भाई के पीछे पड़ी रहती थी, जबकि देव भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह तो हमेशा से रीमा को पसंद करते थे। पर यह बात अमायरा को समझने की ज़रूरत थी। तो मैं भी गुस्से में आकर यह सब कर दिया। उसकी बात को सुनकर दादी माँ गुस्से से बोली, चाहे वह कुछ भी करे, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उस बच्ची को परेशान करो? आज से अर्नो, रोमी और आसी, तुम लोगों के कार्ड भी मैं पूरे महीने के लिए ब्लॉक कर रही हूँ। आखिर में तुम्हें भी तो पता चले कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। तुम लोगों को सब कुछ आराम से मिल जाता है, इसलिए तुम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम कैसे गलत कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और अगर हाँ तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद कमा कर दिखाओ। दूसरों को तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तुम खुद
करोगे तो समझ में आएगा। तुम लोग कहीं पर भी इंटर्नशिप कर लो, वैसे भी तुम इतने काबिल तो हो गए हो कि तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अगर वह बच्ची 6 साल की उम्र से कमा सकती है तो तुम लोग इतने बड़े हो, क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो? कब तक हम लोगों के पैसों पर ऐश करोगे? और हाँ, एक बात, तुम लोग उस बच्ची से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, लेकिन बचपन में वह बच्ची तुम्हारे आगे पीछे हमेशा भैया भैया कहकर घूमा करती थी और तुम लोग उससे इतना प्यार करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे दिल इतने जल्दी बदल गए? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तुम लोग इतने बदल जाओगे। जिस समय अमायरा तुम दोनों को हमेशा भाई भाई कहकर आगे पीछे घूमती थी तो तुम हमेशा उसे यही कहते थे कि हम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और फिर कब तुम उसे परेशान करने लगे? प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, तुम उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, उसके ज़िंदगी में रोड़ा बनने लगे। तुम उस घटिया लड़की के बहकावे में आकर उस नन्ही सी जान को बार बार परेशान करते रहे, फिर भी वह देखो तुम लोगों से बार बार माफ़ी मांगती रही, जबकि गलती तुम्हारी होती, लेकिन सर झुकाकर वह तुमसे माफ़ी मांगती और तब भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई। और आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने बैठ जाते हो। तुम लोगों ने ज़िंदगी का सच में कोई भी तजुर्बा नहीं लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 1 महीने तुम अपने से कमा कर खाओ, ज़िंदगी का कुछ तो तजुर्बा तुम्हें मिलेगा। और हाँ, खबरदार से अगर तुम लोगों ने कभी किसी से पैसे उधार लिए और मुझे इस बात का पता चला तो याद रखना, अगले पूरे 1 साल के लिए मैं तुम्हारे कार्ड ब्लॉक कर दूंगी। इसलिए यह महीने का पूरा खर्चा तुम अपनी ही कमाई से निकालोगे और तुम घर का 1 पैसा भी नहीं लोगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने 1 रुपया भी घर से लिया है तो तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारी कितनी कड़ी सज़ा होगी। अपने दादी की बात को सुनकर सभी के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने आज तक बस अपने घर के पैसों में ऐश किया था, उन्हें तो पता ही नहीं कि बाहर से कैसे 1 रुपये भी कमाया जाए। अगर वह कटोरा लेकर भीख मांगेंगे तो भी कोई उन्हें भीख नहीं देगा, क्योंकि भीख मांगने के लिए बुरी कंडीशन का होना ज़रूरी है। पर उनका थोबड़ा देखकर तो सब यही सोचेंगे कि यह लोग फ्रॉड कर रहे हैं, अच्छे खासे हैं, फिर भीख मांगने क्यों बैठे हैं? वह कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे और कैसे इस महीने का खर्चा उठाएंगे? उन लोगों का महीने का खर्चा लाखों में आ जाता था, उनके ऐशो आराम ऐसे ही थे। वहीं दादी माँ यह सब कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। उनके बच्चे इतने घटिया हो गए थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वह एक अफसोस भरी नज़र उनके माँ बाप की तरफ देखती हैं, जिसे समझकर उन लोगों का सर में से सर झुक जाता है। वह गुस्से से खाना छोड़कर चली जाती हैं। वहीं उन्हें ऐसे जाता देखकर दादाजी का भी अब बिल्कुल मन नहीं था, वह भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं मीना जी और सुधा जी, उनका तो शर्म से सर झुक जाता है। अमर जी और महेंद्र जी यह भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। उन्हें इस वक्त वाकई में अपने बच्चों पर शर्म महसूस हो रहा था। उन्होंने सच में उन्हें ऐसी तालीम नहीं दी थी कि वह किसी के साथ इतना बुरा करें। सबको इस तरह अपनी ओर देखता हुआ देखकर अब उन तीनों खुद को नहीं रोक पाते हैं और उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है, क्योंकि वह लोग भी सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ऐसी हरकत से दादी जी इतना ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी और इस तरह खाना छोड़कर उनकी वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। दादी जी ने हमेशा उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया था और उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा था, और आज उन्होंने दादी जी को इतना ज़्यादा नाराज़ कर दिया और वाकई में वह गलत थे। उन्हें आज समझ आ रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास बस एक ही रास्ता था, दादी जी ने जो कहा है बस उसे सही से पूरा करे, वरना उनके साथ क्या होगा तो वह सच में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि दादी जी जो बोलती हैं वह कहकर ही मानती हैं। वहीं मीना जी एक सर्वेंट के हाथों दादा और दादी जी का खाना भिजवा दिया था, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ही बाइट लिया था और वह सब कुछ छोड़कर चले गए थे। वहीं देव जो अभी अभी वहाँ
नीचे ही आ रहा था। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में इस वक्त सिर्फ खालीपन था। वह वहां से फिर से अपने रूम की ओर वापस चला जाता है। अब उसका भी खाने का कोई मन नहीं था। वह सीधा अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। इस वक्त उसका दिल क्या कर रहा था उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। तभी वह अपने बेड के दराज को खोलता है और उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी डाल निकालता है। यह डाल किसी और का नहीं, अमायरा का था। बचपन में उसने उसे गिफ्ट देने के लिए यह डाल खरीदा था, लेकिन देव ने उसे यह कहकर फेंक दिया था कि वह एक लड़का है, कोई लड़की नहीं है जो डॉल खेलेगा। लेकिन जब वह वहाँ से रोते हुए चली गई थी तो उसने उसे उठा लिया था और प्यार से संभाल कर रख दिया था। वह उसके हर बर्थडे पर गिफ्ट भेजती थी, चाहे कहाँ से पैसा का इंतजाम करना पड़े, पर वह उसका बर्थडे कभी नहीं भूलती थी और उसे गिफ्ट भेजती थी। लेकिन हर बार वह उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता था और फिकवा देता था। पर इस डाल को पता नहीं क्यों वह आज तक नहीं फेंक पाया। यह डाल को जब भी वह देखता था तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन आज जब इस डाल को वह देख रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है और उसके दिल में कहीं ना कहीं सुकून उतर आता है कि यह डाल उसके पास थी। इस वक्त उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। यह सब उसे उसके बचपन की याद दिलाती थी, जब जब वह अमायरा के साथ खेला करता था और उसके साथ अपने वक्त गुजारा करता था। वह उसके साथ स्कूल जाता था, वह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। वहीं अमायरा छोटी होते हुए भी उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक नन्ही बच्ची है। वह हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती और उसे यह जताती कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। आज यह सब देखते हुए उसके आंखों में आंसू आ गया था। उसके बाद यहाँ रीमा की एंट्री होती है और फिर धीरे धीरे कब वह रीमा के करीब जाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पर वह खुद नहीं जानता था कि वह रीमा को पसंद करता भी है कि नहीं। वह तो उसके साथ रहते रहते उसका आदी हो गया था। वहीं रीमा ने एक मौका भी नहीं छोड़ा था अमायरा को बदनाम करने के लिए, जिस वजह से धीरे धीरे उसके मन में उसके लिए नफरत बढ़ती गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वह अमायरा से नफरत करने लगा। तब तक रीमा ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उसने कभी भी उसकी गलतफहमी को क्लियर करने नहीं दिया, जिससे कि अमायरा उससे दूर होती चली जाए और वह उसके दिल पर अपना कब्जा कर ले। और जब अमायरा ने यह देखा कि वह उससे नफरत करने लगा है तो वह और भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी, जिस वजह से उसे उससे दूर जाना चाहता था, जिससे उसने रीमा को उसके और करीब कर लिया। पर उसे ऐसी फीलिंग उसके साथ रहकर कभी नहीं आती थी जैसे अमायरा के साथ रहकर आती थी। लेकिन फिर भी उसके चिपकने की वजह से वह उससे नफरत कर रहा था। लेकिन आज वह सब कुछ सोचकर उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। और जब से उसने अमायरा की हकीकत अपने आंखों से देखी, तब से उसे सब कुछ एहसास हो रहा था कि उसने उसके साथ कितना गलत किया और उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं सहा। और एक वही उसका अच्छा दोस्त था और उसने भी उस बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसे उल्टा परेशान किया और उसे किस तरह से गलत गलत इल्ज़ाम लगाए। यह सब सोचते हुए अब उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। वह कैसे अपनी नन्ही सी डाल के साथ यह सब कर सकता था। उसे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसने खुद किया है, जबकि वह उसके साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन
उस लड़की ने उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था और हर रोज़ उसे उसके लिए गलत बताती थी। लेकिन आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो यह सिर्फ उसके ही ज़बान से निकले हुए शब्द थे। उसने कभी अमायरा को गलत करते हुए नहीं देखा था। कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था जब उसने अमायरा को गलत करते हुए पकड़ा हो। यह सब रीमा ही बातें बना बना कर उसे बहकाती रहती थी। लेकिन आज रीमा की हकीकत देखकर वह सब कुछ समझ चुका था कि यह उसकी साजिश थी। सच में आज उसे महसूस हो रहा था कि वह लड़की सच में घटिया है। उसने कितनी घटिया चाल चली। वह इतनी छोटी होकर भी इतना घटिया चल सकती है तो इतनी बड़ी होने पर वह क्या कुछ नहीं कर सकती है। आज उसे खुद से नफरत हो रही थी कि मान लिया वह घटिया लड़की उसे चाल में फंसा रही थी, लेकिन वह इतना बड़ा बेवकूफ़ कब से बन गया था। वह इतना बड़ा बिजनेसमैन है। उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खुद के दम पर खड़ा कर लिया है, लेकिन वह एक घटिया लड़की के चाल को नहीं समझ सका। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। इस वक्त उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। वह बहुत ज़्यादा दर्द में था। वह बस उस ढाल को लिए अपने दिल के पास उसे दोनों हाथों से कसकर दबाकर पकड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था मानो वह दिल के सुकून को खोज रहा हो और उस डाल को ऐसे सीने से लगाने से उसे उसका सुकून मिल जाएगा। लेकिन ऐसा तब होता ना जब उसका सुकून उसके पास होता। लेकिन उसने खुद ही तो अपने सुकून को खुद से दूर किया है और अब शायद यह मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी है। उसने अब पूरा मन बना लिया था कि वह अमायरा को फिर से अपनी ज़िंदगी में लाएगा और उससे अपने सारी गलतियों की माफ़ी मांगेगा और वह उसे फिर से अपनी प्रिंसेस बनाकर रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमायरा उसे माफ़ कर देगी और क्या अब वह उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, जबकि वह पहले ही किसी गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वह जिस लड़के को चाहती है, इतनी शिद्दत से प्यार करती है, वह यह लड़का है ही नहीं, जिस वजह से अब अमायरा उससे बेइंतहा नफरत करती है। वह अपने सभी दुख तकलीफ़ों का बदला अब देव से लेने वाली है। वहीं देव इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। उसे तो लगता है कि वह फिर से उसे अपनी ज़िंदगी में ले आएगा और उससे माफ़ी मांग लेगा तो उसकी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। लेकिन क्या उसकी गलतियाँ माफ़ी लायक थी? बिल्कुल नहीं, उसकी गलतियाँ माफ़ी लायक नहीं है। ना ही अमायरा उसे माफ़ करने वाली है। अब देव को क्या कुछ देखना पड़ेगा, यह तो आपको आगे एपिसोड में ही पता चलेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अमायरा का किरदार कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है, क्या अमायरा को देव को माफ़ करना चाहिए? क्या देव को उसे अपने लाइफ में वापस आने देना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे का एपिसोड मैं आपके कमेंट के अनुसार ही बनाऊंगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।